नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम बात कर रहे हैं अमरेश मिश्रा जी से। आपने हमें कई बार रिकमेंड किया, उन तक हम पहुंचे। अब तक उनके साथ हम 3 प्रोग्राम कर चुके हैं, फिर भी लोग कई याद कर रहे हैं और उनके यूट्यूब चैनल को तलाश भी कर रहे हैं। बहुत लोगों को मिल रहा है, बहुत से लोगों को नहीं मिल रहा है। अमरेश मिश्रा जी बहुत ही इनकलाबी आदमी है, रेवोल्यूशनरी आदमी है और यूट्यूब पर और मुख्तलिफ जगहों पर उनको सताया जाता है, परेशान किया जाता है, लेकिन वो अपनी सच्चाई पर अडिग हैं और मुसलसल अपनी बात रख रहे हैं बहुत खुल करके। जो दुनिया बदल रही है, बिल्कुल ऐसा है कि जो जल्दी से ईमान ले आए वो राहत में है, और जो टलाता रहे, जिसे कहते हैं रेत में मुंह देकर के बैठा रहे और दुनिया की हकीकत को कबूल ही ना करे, उनको परेशानी होती है बाद में। अब हालात बिल्कुल बदल रहे हैं, इजराइल के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। अब हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री तक हमले करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ है कि ट्रंप के जीतने के बाद शायद इजराइल को कुछ उम्मीद है। ट्रंप ने भी बड़े अजीब किस्म के इशारे दिए हैं, कभी इधर के कभी उधर के, और वो ऐसा ही करता रहेंगे, हमें इस बात का अंदाजा है। लेकिन ग्राउंड पे क्या कुछ हो रहा है उस पर बात करने के लिए अमरेश मिश्रा जी से हम बात कर रहे हैं। वो मुसलसल उस पूरे इलाके के मीडिया पर नजर रखते हैं और मिनट बाय मिनट अपडेट उनकी रहती है। अमरेश मिश्रा जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने एक बार फिर समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। आज क्या कुछ है, बड़ी खबरें क्या हैं, जरा बताइए, क्या हालात हैं, अब क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, 3 बड़ी खबरें हैं। एक तो जो लेबनान में घटना हुई, जिसमें इजराइल कह रहा है कि 6 आईडीएफ के सैनिक मारे गए, जो उसने एडमिट किया है, और जिसके बारे में कल से बार बार आ रही है कि बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट हो गया है, बड़ा ग्रेव। और ये जैसे जो इजरायली मेन स्ट्रीम मीडिया जो वर्ड्स यूज करता है, ग्रेव वगैरह। और उसके बाद जो सबसे पहले खबर आई कि एक मकान के गिरने से आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद पता चला कि नहीं, ये हिजबुल्लाह ने बकायदा एम्बुश करके मारा और इसमें बहुत सारी मौतें हुई हैं। और इसमें जो मैं जहां तक पहुंच पा रहा हूं, वो समझ लीजिए 39 जो एक फिगर ब्रॉडली कि 39 लोग कम से कम मारे गए हैं और 15 से 16 घायल हैं। 55 का एक फिगर जो मुझे एक हिब्रू वेबसाइट के माध्यम से पता चला है कि उसमें जो मारे मतलब कैजुअलिटीज जो मारे गए हैं और जो घायल हैं, उनको मिला के 55 हो रहा है। ये देखिए, गोलानी ब्रिगेड का एक ग्रुप था वहां पर, और 36 ब्रिगेड, मेरे ख्याल से 36 ब्रिगेड थी, करेक्ट, 36 ब्रिगेड थी। और ये एतरून के पास हुई थी घटना। अभी देखिए, घटना की जगह का भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, लोगों को अभी ये नहीं पता है कि कहाँ हो रहा है, मतलब कहाँ ये घटना हुई। तो एतरून के पास ये है। और इसमें देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि जो डिस्क्रिप्शन है पूरी लड़ाई का, वो बड़ा दिलचस्प है कि वहां पर जैसे एक इमारत थी, अब उस इमारत में की तरफ 6 इजरायली सोल्जर गए। वो इमारत जो है वो पहले से रिग्ड थी और वहां पर एक्सप्लोजन हुआ। उसके बाद जब वो एक्सप्लोजन हुआ तो 6-7 और इजरायली सोल्जर्स गए देखने की, अरे ये क्या हो गया। तब तक में वहां एक टनल, अब वहां टनल्स नहीं थी पहले, लेकिन इधर खबर आ रही थी कि हिजबुल्लाह के पास टनल्स हैं, लेकिन कहाँ हैं ये क्लियर नहीं था। अब क्लियर हुआ, टनल से निकले हिजबुल्लाह फाइटर्स और उन्होंने जो दूसरा ग्रुप था 6 लोगों का, उन पे अटैक किया। जब उन पे अटैक किया तो बकायदा एक लड़ाई शुरू हो गई, गोली, मतलब दोनों तरफ से गोली चलने लगी। तो और इजरायली सोल्जर आ गए, और इजरायली सोल्जर्स आ गए। जब इजरायली सोल्जर्स की संख्या, जैसे पहले 6 मारे गए, उसके बाद समझ लीजिए 40 से 50 जब हो गई थी, तो उस समय नस्र-1 मिसाइल इन लोगों ने मार दी। अब नस्र-1 मिसाइल जो है, ये अभी तक हिजबुल्लाह ने एक्चुअली पैलेस्टाइन के अंदर स्ट्राइक करने के लिए की गई, नस्र-1 और कादिर-2। इसके बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं है। नस्र-1 का क्या है, 100 किलोमीटर की रेंज है, और उसमें जो है उसका करीब 100 किलोग्राम जो उसका जो वॉरहेड है, वो 100 किलोग्राम कैरी करता है। अब ये जो, दिस इज नॉट मेंट फॉर क्लोज कम्बैट। यही हिजबुल्लाह की क्रिएटिविटी है
कि उसने क्लोज कम्बैट में इस तरीके से कर दिया। क्लोज कम्बैट में उसने नस्र 1 मार दी। आप सोचिए कि अगर 100 मीटर या समझ लीजिए 200 मीटर की दूरी पे उधर दुश्मन है, इधर गोलियां चल रही हैं मशीन गन और हथगोलों से, और उसमें आप नस्र 1 मार दीजिए जो 100 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है और जो 100 किलोग्राम जो वेट है एक्सप्लोजिव्स का वो कैरी कर सकता। सोचिए क्या होगा। अब आप सोच, एक मतलब ये कभी मतलब बहुत ही कम इस तरीके के एग्जाम्पल हमको बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में मिलते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। वियतनाम वॉर में भी इस तरह के हमको एग्जाम्पल नहीं मिलते, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये बड़ी यूनिक है। अच्छा, हमास ने भी इस चीज को यूज किया। मैंने आपको पिछले कुछ प्रोग्राम्स में बताया, एक चीज बताई थी कि हमास कैसे फर्स्ट फ्लोर को रिग करता था, फिर वो इजरायली समझे कि फर्स्ट फ्लोर खतरनाक है, फिर वो सेकंड फ्लोर पे रुकने लगे, फिर सेकंड फ्लोर को रिग कर दिया, वहां इजरायली मारे गए। ये जो जबलिया की लड़ाइयों में बहुत इजरायली मारे जा रहे हैं। और हिजबुल्लाह में तो ये चीज अब क्लियर हो गई कि पहले मारून अल रस और खियाम की लड़ाइयों में भी कहीं ना कहीं नस्र 1 का इस्तेमाल हुआ है या उसके किसी वेरिएंट का, लेकिन ये पहली बार नस्र 1 कंफर्म हुआ है। क्योंकि जब ये एतरून में मारा तो मारून अल रस और बिंत जबल इन दो जगहों पर भी मारा, जो कि ये आसी पास है, और नबातिया जो गवर्नमेंट है उसका हिस्सा है। तो वहां भी इन लोगों ने नस्र 1 मारा, और उसके बाद और वो एक्चुअली बाकी जो इजरायली रीइंफोर्समेंट आ रहे थे उनको रोकने के लिए। लेकिन यहाँ जो उन्होंने मार दिया 50-60 इजरायली सोल्जर, 6 पहले मर चुके थे, 50-60, तो मतलब आप सोचिए कि वो 100 किलोग्राम का ब्लास्ट, इतने पास मिसाइल का ब्लास्ट 200 मीटर की दूरी पे हो गया, जो 100 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। सोचिए क्या होगा। ये जो बात है, यही चीज इजरायलियों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। और नेतन्याहू ने झल्लाकर जो कल एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक्चुअली वो उससे भी जुड़ा है कि जो ईरान के हंडाला जो ईरान ने उसका इंटरसेप्ट किया और उसको जिस तरीके से हैकिंग की और बहुत सारी अंदर की इंफॉर्मेशन निकाल दी। अभी क्या है कि नेतन्याहू ने कल झल्ला के जो एक पूरा अपनी ऑडियंस को एड्रेस किया हिब्रू में, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, मेरी वेबसाइट पे है वो। तो उसने कहा कि मेरे लोग मेरे खिलाफ है। ये बड़ी अद्भुत बात है। मतलब ये उस तरह की बात नहीं है कि मेरे देश में कुछ दुश्मन है जो देश के खिलाफ है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो नहीं। आप सोचिए कि ये मोदी आके ये कह दें कि पीएमओ मेरे खिलाफ, ये कभी मोदी ने आज तक नहीं कहा है। ये नेतन्याहू ने कल कह दिया कि हम लोगों की जो इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स होती हैं वो वहां से मामला लीक हो रहा है, हिजबुल्लाह को पता चल रहा है, हमास को पता चल रहा है, और ये केवल ईरान ही है जो बता सकता है। ये ईरान का ही पूरा काम है। और उसने फिर कहा कि हमारे अंदर हम लोगों ने कई बार, सबसे आश्चर्यजनक बात जो नेतन्याहू ने कही कि हम लोगों ने कई बार इस पे इन्वेस्टिगेशन कहा कि इन्वेस्टिगेट करो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। अब ये बताइए, मैं तो सोच रहा था कि नेतन्याहू एक तानाशाह टाइप का अथॉरिटेरियन लीडर है, वो बोल देगा तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली वहां एक दूसरी कहानी है। वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पा रहा है। और उसका वहां पर देखिए हंडाला का रोल आता है, क्योंकि हंडाला ने मतलब एक इजरायली छोटे इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को भी ट्रेस करके उनकी नाइट लाइफ क्या है, वो किसके साथ क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसने पब्लिश करना शुरू कर दी। और उसमें जो बड़े लीडर बेनी गैंट्स और युवस गलंत का तो आ ही गया है, वो मामला उछला भी। लेकिन उसके अलावा गादी एसेनकोट का, उसके बाद जो उनका जो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज करके है, जो एक्चुअली मोसाद फ्रंट है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो स्टडी इंस्टीट्यूट हैं, ये सब मोसाद फ्रंट है। उनका डेटा रिलीज कर दिया। उसके बाद जो इंटेलिजेंस, उनके अपने जो क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं, उसके कुछ लोग हैं, उनका डेटा रिलीज कर दिया। तो नेतन्याहू यही कह रहा है कि भाई हम जहां लड़ाई जीतने के लिए, इजराइल की एग्जिस्टेंस का सवाल है, ये है वो है, सब वो पूरा अपना बोल रहा है, और हम अकेले यहाँ पर लड़ रहे हैं, और इन लोगों ने ये लोग हमारा पूरा काम लगाने में वो कर रहे हैं, और हमें कॉपरेशन नहीं मिल रहा है अपने लोगों से। उसने बकायदा नाम लिया कि मतलब हमारे अपने डिपार्टमेंट से। और जब वो ये कह रहा है कि जो इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग होती है वो लीक हो रही है, और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन, सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहा है
कि हमने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रहा है। अब बताइए काजमी साहब, ऐसी स्थिति में हतप्रभ होने, अब ये मीडिया तो इस पे बात नहीं कर रहा है, जबकि सार्वजनिक है ये नेतन्याहू का लेटेस्ट वीडियो जो कल आया है। और एक और वीडियो कल आया था कि ईरान की जनता से उसने फिर से विद्रोह करने के लिए कहा है कि ईरान की जनता, बार बार उसने तो एक बार पहले भी कहा था, लेकिन ये वीडियो जो है, ये जो हिब्रू में है वो तो इंग्लिश में है, जिसमें ईरान की जनता को उसने एड्रेस किया दोबारा। ये जो हिब्रू में है, इसका अजीब ये मतलब हम लोग को जो जानकारी थी कि ठीक है योवेस गैलेंट हो गए, बेनी गैंट्स हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो एक नेतन्याहू के खिलाफ लॉबी है ही, ऑपोजिशन में यार लैपिड है सब लोग, लेकिन वो इनके अंदर घुसी हुई है और इन्वेस्टिगेशन इनके अपने राइट विंग का। इसका मतलब ये है कि जो राइट विंग फोर्सेज हैं वो एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट नहीं थी, अभी बन रही हैं। और एस्टैब्लिशमेंट में वही सेंट्रिस्ट टाइप के लोग थे, जो एक पुरानी जो एरियल शेरॉन वाली जो लाइन थी कि भाई थोड़ा बहुत एक मुखौटा रखो, पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को रिकग्नाइज करते रहो, लेकिन अंदर ही अंदर अपना काम करो, वो वाली लाइन जो है कहीं ना कहीं जो लोग फॉलो कर रहे हैं, और ईरान ने उनको टैप किया है, ऐसा लग रहा है। और एक और बात आपको पता चली, ये जो एक सीआईए एजेंट गिरफ्तार किया है एफबीआई ने, अमेरिका के एफबीआई ने सीआईए एजेंट आसिफ रहमान को गिरफ्तार किया है कंबोडिया से। अभी आसिफ रहमान, ये सोचिए सीआईए एजेंट है, अमेरिकन सिटीजन ही होगा तभी सीआईए एजेंट है, कंबोडिया से इसको गिरफ्तार किया और इसके ऊपर चार्ज ये लगाया कि तुमने नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स को लीक किया। और असल में उसने क्या लीक किया था, उसने इजरायली प्लान्स टू अटैक ईरान, ये उसने लीक किए थे। और सवाल ये उठाया जा रहा है, जो कमेंटेटर्स उठा रहे हैं, कि ये बताइए कि इजराइल की सिक्योरिटी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी कब से हो गई? आसिफ रहमान को आप चार्ज कर सकते हैं और चीजों में, तुमने अपनी ड्यूटी नहीं की, ये नहीं कि हम, मुझे नहीं पता किसी के, लेकिन इस चीज को वो एनएसए जैसे जिस तरह से असांज के खिलाफ और एडवर्ड स्नोडाउन के खिलाफ जैसे हुआ था, उन्होंने अमेरिका के बहुत सारे सिक्योरिटी केबल्स वो किए थे, आसिफ रहमान के ऊपर वो चार्ज लगा दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी अमेरिका के इसने कॉम्प्रोमाइज की, सीआईए का एजेंट होते हुए। अब आप सोचिए क्या खेल हो रहा है, कितना बड़ा ये खेल हो रहा है। मैं थोड़ा सा बीच में है जो हिजबुल्लाह इस तरह से मार दे रहा है। जी। मैं थोड़ा सा बीच में अपने दर्शकों को एक कुछ बता दूं। एक तो ये कि ये जो नस्र 1 का इस्तेमाल जो आपने बताया, ये बहुत ही कमाल की चीज इसलिए है कि जब ग्राउंड में बिल्कुल आमने सामने फौजें लड़ती होती हैं, इसका मतलब उनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है अपने सपोर्ट में, जो उनकी दूसरी यूनिट्स काम करती हैं, कि उन्होंने नस्र 1 जहां से भी छोड़ा लेकिन उसी लोकेशन पर छोड़ा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जब फेस टू फेस लड़ाई होती है। दूसरे, हिजबुल्लाह के टनल्स के बारे में आपने कहा, एक रिपोर्ट आई थी जंग शुरू होने के बाद कि हिजबुल्लाह के जो टनल्स हैं वो गाजा से कहीं ज्यादा अच्छे हैं, उनमें ज्यादा बड़ी गाड़ियां चल सकती हैं और बहुत ही मजबूत हैं। तो उनके टनल्स का नेटवर्क, अब ये इस ऑपरेशन से पता चला कि वो किस तरह से बिल्डिंगों के बीच में से निकल करके टनल से आकर के मार लेते हैं। और दूसरी बात, जो आपने नेतन्याहू की शिकायत आपने बताई, अभी चंद दिन पहले नेतन्याहू के बेटे ने कहा था कि सब शिन बेट के लोग हैं जो हमारे पापा को जो है वो सरकार से हटाना चाहते हैं। और योआव गैलेंट के लिए तो उन्होंने खुल करके, उस जमाने में जब वो कैबिनेट में थे, कि ये लीक कर रहे हैं खबरें बाहर, तो वो शिकायतें सिस्टम की। और 7 अक्टूबर को किए गए हमले में हमास के लोग मोसाद का कंप्यूटर का सर्वर उठा करके ले गए थे, ये भी एक खबर आई थी। तो ये, यानी ये अनपढ़ जाहिल बिल्कुल वो तालिबान की तरह से ऐसे नहीं है कि बस बंदूक उठाई और चल पड़े। ये ज्यादा जिसे प्रोलिफिक कहा जाए, समझदार पढ़े लिखे लोग, ये बाकायदा इस तरह की जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, अब ये सीआईए एजेंट की बात भी आपने बताई कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि उन पर इजराइल की खबरें लीक करने का इल्जाम है। अच्छा, ये जो अब हमले हो रहे हैं, ये जो कल हिजबुल्लाह ने डिफेंस मिनिस्ट्री पर हमला किया, उसकी कुछ डिटेल्स कुछ बता सकें, क्योंकि बहुत ही पहली बार हमला हुआ है। वो देखिए, वो जो हमला हुआ था वो हाकिरिया जो एक जगह है तेल अवीव के ही पास है, वहां पर जो उनका हेडक्वार्टर्स है, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं, एयर बेस के भी
उसका भी हेडक्वार्टर, वहां कादिर 2 मारी, वहां पर कादिर 2 मारी जो करीब 450 किलोग्राम का जो वॉरहेड कैरी करता है और जो करीब 300 किलोमीटर उसकी रेंज है। जैसे मैंने बताया कि नस्र 1 की 100 किलोमीटर रेंज है और 100 किलोग्राम का वॉरहेड वो कैरी करता है, वैसे कादिर 2 450 किलोग्राम का जो वॉरहेड कैरी करता है। 300 से लेके, क्योंकि ये वहां से देखिए लेबनान बॉर्डर से जो ये जगह है हाकिरिया, ये करीब है वही करीब 300-400 किलोमीटर के बीच में, तो उसमें इसकी भी रेंज 300-400 किलोमीटर के बीच में किसकी, ये कादिर 2 की। तो कादिर 2 यहाँ मारा है। अब कादिर 2 के मारने से ऑब्वियसली यहाँ नुकसान हुआ है, जिसके बारे में इजराइल अभी बिल्कुल चुप है, उसके बारे में कोई खबर कहीं से भी नहीं आई है। रेजिस्टेंस ने भी अपनी तरफ से अभी ये क्लेम किया है कि वो हमने एक्यूरेटली मारा, लेकिन उसकी जो, क्योंकि रेजिस्टेंस जो अपनी खबरें 1-2 दिन बाद ही देता है, जब घटना होती है उसके बाद उसके वीडियोज या वो आते हैं। जैसे कारमाइल सेटलमेंट में जो मार हुई थी, जो परसों मारा था, जिसमें बाकायदा आईडीएफ के लोग छुट्टी मनाने गए थे, उन्हीं पर लगे 2 इजरायली मारे गए, रिजर्व सोल्जर्स जो छुट्टी मना रहे थे, और उसमें वीडियो भी वायरल हुआ उसका, जिसमें 2 इजरायली सोल्जर्स कह रहे हैं कि अरे ये तो हम लोग ने, ये हिजबुल्ला जहां से मार रहा है ये तो हम लोग ने क्लियर कर दी थी जगह। तो दूसरा कह रहा है सार्केस्टिक वे में कह रहा है हाँ हमने तो लड़ाई जीत ली, हमने तो बहुत कुछ क्लियर कर लिया। तो इस तरह के भी वीडियोज आ रहे हैं जो आईडीएफ में एक सिनिसिज्म की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन ये जो देखिए जो हकिरिया में हुआ है ये बहुत ये महत्वपूर्ण है। ये इसमें कादिर 2 मिसाइल से ये यहाँ तक पहुंच जा रहे हैं। उसके पास जो डिफेंस सिस्टम है, जो अमेरिका का थर्ड डिफेंस सिस्टम है, वो एक्चुअली कहाँ, भाई थर्ड अगर आ चुका है, ये खबर आई इजराइल में आ चुका है, अमेरिकन सोल्जर्स भी उसके साथ आ चुके हैं क्योंकि वही ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद तेल अवीव, एक तेल नौफ एयरबेस है वहां पर, फिर यमन ने एक जो नेवतीब एयरबेस है जिसपे ईरान ने भी 1 अक्टूबर को मारा था, उस पर अभी परसों मारा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और ये देखिए हाकिरिया पे भी मार दिया, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो थर्ड कहाँ है? थर्ड क्या मतलब, किसी मतलब पता नहीं अब वो क्यों नहीं एक्टिवेट हो रहा है वो उसके, क्योंकि इनके तो एयर डिफेंसेस फेल हो गए, क्योंकि इनका जो सबसे अच्छा है एरो, वो अर्थ से 50 किलोमीटर के ऊपर ही वो इंटरसेप्ट कर सकता है। उसके बाद अगर आपने हिजबुल्ला 80 किलोमीटर मार दे रहा है, 100 किलोमीटर मार दे रहा है अर्थ के ऊपर, तो उसको वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। तो वो तो एक बात समझ में आती है, लेकिन थर्ड तो इंटरसेप्ट कर सकता है ना। थर्ड की जो मिसाइल्स हैं वो अर्थ के सरफेस के बियॉन्ड भी जा सकती, वो अर्थ के सरफेस को क्रॉस भी कर सकती। तो थर्ड का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये मामला क्या है और क्यों ये थर्ड सिस्टम फेल हो रहा है, जबकि हिजबुल्ला ने, ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्ला ने, मतलब हिजबुल्ला इज ऑन फायर, मतलब एक के बाद एक जो अटैक्स हो रहे हैं सेटलमेंट्स पे, इजराइल के अंदर, लेबनान बॉर्डर पे। आप बताइए, नस्र 1 वहां मार दी। अब आने वाले दिनों में इजरायली सोल्जर्स कितना घबराएंगे कि ये अगर इस तरह की हमको लड़ाई लड़नी है तो हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की मिसाइल्स जो हैं वो तो हमारे हेडक्वार्टर में यहाँ बॉर्डर पे तो लेके हम लोग आए नहीं है, और ये लोग वहां से मार रहे हैं, तो हम लोग क्या करें? ये देखिए सारी बातें जो हैं। और इजराइल भी, उसके पास शॉर्टेज है, उसने बहुत सारी जो उसकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, एक बात हुई थी कि उसने लेबनान बॉर्डर पे डिप्लॉय की, लेकिन पता नहीं क्यों वो यूज नहीं हो रही। क्या वजह है? अभी ये मतलब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू नहीं चाहता है कि अभी लेबनान के अंदर घुसो, अभी बाहर ही रहो और इस एक सुरक्षा कवच बना लो और उसके पीछे सेटलर्स सेटल हो जाएं। लेकिन सेटलर्स कैसे सेटल होंगे जब उसके पीछे कारमाइल सेटलमेंट है, मिसगांव है, अवीवम है, यहीं सबसे तो सेटलर्स भागे हैं, किरियत शमोना है। यहाँ पर वो कैसे सेटल होंगे जब रोज यहाँ भी रॉकेट मारे जा रहे हैं? तो 3 लेवल हो गए ना, एक तो लेबनान में इजरायली फोर्सेस को मारना, दूसरा लेबनान बॉर्डर से सटे हुए इजरायली सेटलमेंट्स पे मारना, और तीसरा इस तरह के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पे मारना, एक कादिर 2 टाइप मिसाइल्स। जी अच्छा, गाजा की क्या सूरत हाल है? गाजा में हमलों की क्या सूरत हाल है? कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद गाजा में कुछ हमले कम हो रहे हैं, लेकिन नहीं, वहां से जो खबरें आती हैं तो ऐसा लगता है कि वहां भी तकरीबन हर दिन 20, 30, 40 लोगों को मारने की कुछ खबरें आती हैं। गाजा में अब क्या है? क्योंकि गाजा में एक खबर, जो पहले खबर ये आई कि
जो आधी अधूरी गिरी हुई बिल्डिंगें हैं उनको सबको फ्लैटन करने के लिए भेज दिए गए हैं बुलडोजर। और अब एक खबर ये आ रही है जो इजरायली मीडिया से ही आई है, जिसमें कहा गया कि अब उन वीरान जगहों पर बाकायदा नई सड़कें, नई बिल्डिंगें, कुछ टेम्परेरी किस्म की बिल्डिंगें, मतलब उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद बरसों इजरायली फौज गाजा में रहना चाहती है, कम से कम नेक्सरिम और कुछ और इलाकों में। आपको गाजा के अंदर की क्या सूरत हाल लगती है? देखिए, गाजा के अंदर तो जो मेरी जानकारी है कि ये तो जनरल प्लान है इनका कि नॉर्थ गाजा को एक तरह से एनेक्स कर लो, बिना कहे कि हम एनेक्स कर रहे हैं, फिर भी उसको मिलिट्री रूल वहां घोषित कर दो। मिलिट्री रूल का मतलब कि वो वहां कोई आ जा नहीं सकता है, वहां इजराइल फौजी रह सकती है, कोई फिलिस्तीनी या इजरायली सिविलियन नहीं वहां पर नहीं आ जा सकता है। अब वहां पर देखिए करीब काफी मतलब 1 से 2 लाख की संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं, वापस साउथ गए, साउथ से नॉर्थ आए, वो ये चौथी बार कर रहे हैं साउथ नॉर्थ। लेकिन अभी भी वहां 50,000 से 1 लाख लोग डटे हुए हैं और जिनके ऊपर वो इजराइल फायरिंग भी कर रहा है और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो लगातार लड़ रहा है। और अभी देखिए जो परसों की खबर थी, कल की खबर थी, रोज इजरायली सोल्जर्स किसी न किसी संख्या में मारे जा रहे हैं, परसों 5, कभी 4, कभी 3। अभी कल ही इजरायली जो आईडीएफ ने एक्सेप्ट किया कि 5 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं, उसमें भी इन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब ये हर चीज को इन्वेस्टिगेट, ये तो मैंने कभी सुना नहीं कि जो जंग में जो मौतें होती हैं उसको उसमें इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है। ये तो अजीब एक, और ये नेतन्याहू भी कह रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, दूसरे संदर्भ में कह रहा है, लेकिन ये बड़ा एक अजीब सा संयोग है कि नेतन्याहू दूसरी बात पे कह रहा है इन्वेस्टिगेशन हम ऑर्डर करते हैं, वो होता नहीं है, और यहाँ ये कह रहे हैं कि 5 सैनिक मर गए उसका हम इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर रहे हैं। ये इसका मतलब है कि इजराइल में डोमेस्टिक टर्बुलेंस बहुत ज्यादा है। और ये जो पूरी बात बताई जाती है दुनिया को कि इजरायली जो हैं वो नेतन्याहू के साथ हैं, ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आईडीएफ से खबरें आ रही हैं, आईडीएफ से पलायन की, आईडीएफ रिजर्व वापस लड़ने नहीं जाना चाहते हैं, बहुत सारी इस तरह की खबरें आई हैं। और जो इजरायली जनता मतलब ऑलमोस्ट हर दिन सड़क पे होती है किसी न किसी मुद्दे पे, ये पूरी अच्छा। और वो जो नेतन्याहू के ऊपर जो केस है, जो जेरूसलम के कोर्ट ने नोटिस भेजी, नेतन्याहू ने कहा हमको 6 महीने का टाइम दीजिए, उसने कहा नहीं 5 महीने का टाइम हम दे चुके हैं। ये क्या है? अब ये जो चीज है ये केवल दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा हुआ है, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है सच में अंदर से क्योंकि जब देख रहे हैं कि मिलिट्री सक्सेस नहीं मिल रही है जो नेतन्याहू ने प्रॉमिस की थी, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सिस्टम के अंदर के लोग वो भी खिलाफ हो रहे हैं। अब ये प्रक्रिया देखिए, आइसोलेशन की प्रक्रिया ऐसे ही होती है, बड़े बड़े डिक्टेटर्स ऐसे ही जाते हैं। लेकिन नेतन्याहू को ये कॉन्फिडेंस है कि वो पुराने तरह का डिक्टेटर नहीं है, वो नए तरह का डिक्टेटर है जो थोड़ा सा लिबरल फेस भी रखता है, अमेरिका में पॉपुलर है, एक लिबरल वर्ल्ड में पॉपुलर है, यूरोप में उसको एक बड़ा हिस्सा मानता है, जर्मनी वगैरह तो पूरी तरह से उसके लिए एक तरह से वही जो अमेरिका वाली पोजीशन है कि इजराइल की सिक्योरिटी जर्मनी की सिक्योरिटी है, इस तरह के एक्सट्रीम पे जाके जर्मनी बात कर रहा है, हालांकि फ्रांस दूसरी लाइन ले रहा है। अमेरिका में भी देखिए ये जो आसिफ रहमान वाली घटना है, ये भी मेरे ख्याल से मतलब जो नेतन्याहू को अल्टीमेटली लग रहा है कि हम बेसिकली अमेरिकन ट्रूप्स को यहाँ बुला लेंगे या उनको बुलाने का माहौल हम तैयार कर देंगे, ट्रम्प जीत गया। लेकिन ट्रम्प के बारे में एक चीज लोग नहीं जानते, उसने देखिए बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स अभी किए हैं। माइक हकबी को किया है जो यूएस एम्बेसडर टू इजराइल है, फिर एक हेगसेट को किया है जो बहुत प्रो इजराइल रहा है, एंटी फिलिस्तीनी रहा है। इन लोगों ने बड़े ऐसे बयान दिए हैं कि ज़ायनिज्म अमेरिकनिज्म एक ही है। लेकिन उसके बारे में काज़मी साहब आपको एक चीज बताएं जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये जितने अपॉइंटमेंट्स ट्रम्प कर रहा है ये बड़े नॉन सीरियस अपॉइंटमेंट्स हैं, ये हास्यास्पद हैं। अभी इसने जो नया अब देखिए मिडिल ईस्ट का एनवॉय कहाँ हॉचेस्टाइन था, जो पढ़ा लिखा आईवी लीग से आया हुआ, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में सभी पढ़े लिखे आईवी लीग से आए हुए, लेकिन अंदर से बदमाश, अंदर से उनका जो पूरा था उन्होंने गाजा नरसंहार को सपोर्ट किया। ट्रम्प इसी जो लिबरल सेकुलर एस्टैब्लिशमेंट सो कॉल्ड है अमेरिका का, इसी ने देखिए इजराइल में नरसंहार भी करवाया
और इसी ने ट्रंप को परेशान किया 2020 और 2024 में। मुझे लग रहा है कि ट्रंप बदला ले रहा है। ट्रंप बेवकूफों को, इडियट्स को एक प्राइम पोजीशन पे रख के ट्रंप कह रहा है कि अब लो। अब उसने, बताइए, मिडिल ईस्ट एनवॉय हॉचस्टाइन था, इसने अभी जो अपॉइंट किया, हालांकि वो 20 जनवरी के बाद उस पर कार्यान्वयन होगा, एक ऐसे आदमी को, व्हाइट हॉक को कर दिया है जो एक्चुअली प्रॉपर्टी डीलर है और ट्रंप का गोल्फ का पार्टनर है। वो, उसको क्या मतलब है मिडिल ईस्ट से, और उसको, और ये सारी चीजें हो रही हैं। और बताइए आपकी, उन्होंने एलॉन मस्क को और विवेक रामास्वामी को उन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी क्रिएट कर दिया जो कभी था ही नहीं, अब उसका बना दिया है। मतलब ये ट्रंप बदला ले रहा है। देखिए, साफ दिख रहा है कि ट्रंप को बहुत ज्यादा इजराइल यूक्रेन से मतलब नहीं है, वो बदला ले रहा है अमेरिका के सेकुलर लिबरल एलीट से, और जो कि जायज बदला है, सही बदला है। मैं समर्थन करता हूं, हालांकि वो राइट विंग है, लेकिन मैं समर्थन करता हूं उसकी। ये जो बदमाश अमेरिका के जो लिबरल इंटेलेक्चुअल एलीट हैं, इनको इसी तरह से यही भाषा समझ में आती है। इसीलिए देखिए बाइडेन परेशान है। हालांकि मीडिया ऐसे दिखा रहा है, क्योंकि ट्रंप के तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, वो ये भी दिखा रहा है कि देखो प्रो इजरायली हम कर तो रहे हैं, लेकिन अंदर से वो प्रो इजरायली कितने सीरियस हैं, कुछ कर सकते हैं कि नहीं, वो सब एक्चुअली जोकर हैं सब। और वो सारी चीजें अमेरिकन मीडिया में थॉमस फ्रीडमैन अकेला एक इंटेलेक्चुअल है जो इस चीज, जो खुद जू है, न्यूयॉर्क टाइम्स को, वही पकड़ रहा है। और उसने 4-5 दिन पहले उसने लिख दिया था कि ट्रंप ये सिचुएशन क्रिएट करेगा कि नेतन्याहू को अपने हाल पे छोड़ देगा, कहेगा जैसे वो दो दोस्त हैं, उनके अब एक दूसरे दोस्त के घर में कुछ वो लड़ाई हो गई, और उसने कहा, वो आया एक दोस्त के पास कि भाई हमको कुछ यार कुछ पैसा दे दो, सिक्योरिटी दे दो, तो कहता है कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम यार ये नहीं कर सकते, हम दूसरी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम अपना लड़ो, जो चाहे करो, हम नहीं रोकेंगे। अरे वो पिट रहा है, वो सुरक्षा मांग रहा है, कह रहा नहीं, तुम अपना जो चाहे करो, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम पूरी आजादी है, तुम पूरी आजादी है, जो चाहे कर लो, खत्म कर दो, फ्लैटन कर दो, तुम जाके सीरिया से लेके टर्की तक को तुम एनेक्स कर लो, लेकिन हमसे मत कहना, हम अभी फंसे हुए हैं। तो ये बिल्कुल नए किस्म का सिनेरियो होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा बीच मैं जरा बीच में कुछ और समझना चाहता हूं। यमन पर अमेरिकी और ब्रिटिश जहाज बार बार हमले करते हैं, अभी हाल में हुदैदा में किया, और जवाबी कार्रवाई भी अमेरिकी बेड़ों के खिलाफ मजबूती से यमन की तरफ से भी हो रही है। वो बिल्कुल पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। ये जो एक तरह से झगड़ा तो किया था, यानी हमास और फिलिस्तीनियों से, अब ये यमन वाले इनकी जान को अटक गए, ये कहां तक चलेगा? मतलब देखिए, बहुत ही पिक्यूलियर सी हालत है। आज भी अगर यमन के लोगों की आप वीडियो देखो, अगर उनके फोटोग्राफ्स देखो, तो ये बिल्कुल यकीन नहीं होता कि इन्हें दो टाइम का खाना भी ठीक से मिल रहा है। वो लोग इतनी मजबूती से अमेरिका के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं। ये क्या कुछ हो रहा है, इसे लोग बहुत ताज्जुब से भी देख रहे हैं और ये भी महसूस कर रहे हैं कि शायद जंग का सबसे अहम हिस्सा यही लड़ रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए, अभी तो सबसे जो शॉकिंग बात हुई कि जो यमन ने क्लेम किया था कि इब्राहिम जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर उसने स्ट्राइक कर दिया, जिसको अमेरिका ने कहा कि हाँ स्ट्राइक हुआ था, लेकिन हमने सारे इंटरसेप्ट कर लिए। उसकी जो कुछ वीडियोज आए, अब वो वीडियोज अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन वो वीडियोज जो दिखा रहे हैं कि वो लग रहा है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जल रहा है समुद्र, और कभी हिस्ट्री में अमेरिका की 1945 के बाद से किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को जलते हुए नहीं देखा गया है, या नेटो का भी कोई ऐसा हुआ हो, कोई ऐसा ही वारदात। मतलब अब आप सोचिए, अभी सोशल मीडिया तो अभी आया ना, ये मतलब अभी ये 2000 से, उसके पहले का कोई वीडियो अगर आपने इस तरह से करके, तो क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वीडियो, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इस तरीके की टेक्नोलॉजी थी नहीं जो दिखाई पड़ रही है। वो जिस तरह के जहाज है, वो लग रहा है अभी का जहाज है, और उस पर वो जल रहा है, उसका एक हिस्सा जल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि यही इब्राहिम है, और इब्राहिम की बाकी पिक्चर्स उसको टैली करिए तो भी वही है। ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म से उठाया हुआ या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उठा के उसको ईरान की मीडिया, ये ईरान की खुफिया एजेंसीज ने उसको पूरा एक वो करके एआई से कुछ करके आज की पूरी स्थिति के रूप में गलत दिखा रहा है। ऐसा नहीं, तो ऐसा लग नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं,
अगर इब्राहिम में उसने स्ट्राइक कर दिया है यमन ने, तो ये बहुत बड़ी बात है। जहां तक आप कह रहे हैं कि यमन के लोगों को देखने से, देखिए यमन के लोगों के बारे में एक बात है, मैं कुछ लोगों से मिला हूं यमन में, मतलब यमन मैं गया नहीं लेकिन मिला हूं उन लोगों से। वो देखिए यमन में क्या है कि वो वहां लोग जो है वो टीवी नहीं देखते, उनको सोशल मीडिया से मतलब नहीं है, उनको फेसबुक रील से मतलब नहीं है, उनको बार बार स्क्रॉल, मतलब वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं, वहां पर फाइटिंग इज अ वे ऑफ लाइफ। उनका मनोरंजन भी लड़ाई है, उनका एक तरह से कहिए कि जो उनकी सीरियस स्टडी है वो भी लड़ाई है। और वो बंदूक रखते हैं, लगभग हर आदमी के पास वहां हथियार है, और वो फाइटिंग को वे ऑफ लाइफ मानते हैं। शाम को लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बातें करेंगे, औरतें अपना अलग ग्रुप, आदमी अपना अलग ग्रुप, बातें होती हैं। ये सब पहले के जो वैलेरस चीजें हैं, यमन की बड़ी रिच हिस्ट्री है, यमन ही से बहुत सारी अरब ट्राइब्स निकली हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं यमन में, मुझे आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यमन इट इज फाइटिंग इज अ वे ऑफ लाइफ। यहाँ साउथ एशिया के मुस्लिम्स या साउथ एशिया के लोग, या इवन आप कहिए फिलिस्तीन में भी इससे ज्यादा लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के प्रति अवेयर हैं, वो नेट को यूज करते। बहुत सारे लोग तो यमन में नेट को भी यूज नहीं करते। आप देखिए वो लोग जब पिछले एक जहाज को जब कब्जा किया था, वो आया था, वो ट्राइबल डांस कर रहे थे वो शिप के ऊपर, जो उन्होंने कब्जा की थी शुरू में, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो एक शुरू में जो शिप उन्होंने कब्जा की थी, उस पे वो ट्राइबल डांस कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे पहलू हैं, ये हमको दिखाता है कि यमन को दुनिया समझ नहीं पाई है, अमेरिका तो खैर नहीं समझ पाया है। और कल्चरली जो है, और यमन में जो विचारधारा, जो एक देखिए जैदी सेक्ट है वहां, जो शियाज का जैदी सेक्ट है उसका रूल है, और जैदी सेक्ट का 1951 तक वहां रूल था। उसके बाद हटा के बहुत सारे चेंजेस हुए, और फिर से हूतीज आ गए पावर में। तो वो जो विचारधारा है उनकी, वो विचारधारा जो है वो ऐसी है कि जो आदमी के अंदर जान भर देती है। उसी अब उनको लग गया है कि इजराइल दुश्मन है, इजराइल शैतान है, हमको इजराइल को खत्म करना, हमको अमेरिका को खत्म करना। ऐसे ही लोग देखिए तालिबान में भी है। तालिबान भी आप देखिए, पठान जो है वो किसी, आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो उज्बेकिस्तान से लड़ रहे हैं या वो इससे लड़ रहे हैं, या तो वो सीधे रशिया से लड़ेंगे या अमेरिका से लड़ेंगे, और दोनों को हराएंगे। और उनका भी यही हिसाब है, फाइटिंग इज अ वे ऑफ लाइफ। उनको मजा इसी चीज में आता है, पुरानी दास्तानें सुनने में, वीर जैसे हमारे यहाँ आला वगैरह होता है, उस तरह की चीजें सुनने में, शाम को वो होगा, सुबह ये होगा। शराब पीते नहीं है कोई, इस तरह से उनके यहाँ टीवी देखने का उसका रिवाज है नहीं, बहुत ज्यादा इस तरह की बातें नहीं है। तो ये जो सारी चीज है, वो वाली जो वेस्टर्न आधुनिकता है, वो इन जगहों पे नहीं गई है, और इसीलिए वेस्ट जो है परेशान है, और ये लोग सबसे अच्छे लड़ाके साबित हो रहे हैं। तो अच्छा, आपने तालिबान की बात जब छेड़ी, तो मैं सोचा एक सवाल कर ही लूं तालिबान के बारे में भी। तालिबान ने अभी तक भी फिलिस्तीन की हमदर्दी में कोई एक कदम नहीं उठाया, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए अभी अफगानिस्तान में जो एक शिया ग्रुप है, उसका शायद नाम ये फामित्यून है या फातिमियून, ऐसे ही कुछ नाम है। वो शिया ग्रुप जो है वो लेबनान में उसके कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। काफी पहले ये खबर आई थी, करीब आज से 3 से 4 महीने पहले ये खबर आई थी कि वहां पर वो जो शिया ग्रुप है, जो बाकायदा ईरान ने, हो सकता, मतलब जो बात कही जाती है कि ईरान ने उसको ट्रेन किया है, लेकिन वो जो शिया ग्रुप है वो इंसर्जेंसी में सुन्नियों के साथ था। और जब अमेरिका वहां से हटा है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव अभी तालिबान गवर्नमेंट में है। अब वो शिया ग्रुप जो है, वो फातिमियून उसका शायद नाम है, फातिमियून आप सही कह रहे हैं। वो लोग वहां पहुंचे हुए हैं। ये बुरी खबर आई थी, वो लोग बाकायदा, उनका वीडियो आया था कि वो लोग जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं, बाकायदा पैदल, और फिर कुछ लोग इसे वैन से, इस तरह से। तो वो लेबनान में, क्योंकि लेबनान में देखिए बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, लेबनान से कई जो लोग शहीद होते हैं, तो अमल मूवमेंट के लोग शहीद होते हैं। कई बार ये खबर आती है कि PFLP के लोग भी शहीद हुए यमन में, सॉरी ये मतलब लेबनान में, क्योंकि लेबनान में फिलिस्तीनियों का पुराना गढ़ है ना, उसी की वजह से तो भाई यासर अराफात का वो गढ़ था 1975 से लेकर वो सिविल वॉर जब शुरू हुई, तो फिलिस्तीनियों के मुद्दे पे तो सिविल वॉर हुई। तो इसलिए वहां पर, तो अब वहां पर तालिबानी लड़ रहे हैं कि नहीं, अफगान लड़ रहे हैं कि नहीं, अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई है। लेकिन ये खबर आई है
कि वहां लोग पहुंचे हुए हैं। और तालिबान का आपको एक चीज बता दें कि तालिबान की जो एक जिस तरीके से उसने, क्योंकि तालिबान के देखिए अच्छे रिश्ते अभी बहुत सारे मुल्कों से नहीं, पाकिस्तान से भी अभी उसका उस तरह का एक आप कहिए कि एक बहुत अच्छा रिश्ता हो गया है, ऐसा नहीं। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और यहाँ पर हैं, खुरासा वगैरह के आसपास, जो जिनको ईरान अपनी सेंट्रल एशियन रिजर्व ब्रिगेड कहता है कि सेंट्रल एशियन रिजर्व ब्रिगेड भी हमारे पास है, ये ईरान का कहना है। और यूएस इंटेलिजेंस का ये आकलन है कि ये जो सारे मतलब तालिबान से लेके और ये जो सेंट्रल एशिया के सारे लोग हैं, ये सारे मुल्क हैं, इतने करीब 5 कम से कम हैं ही, यहाँ से जो है वो भी फोर्सेस ईरान, अगर ईरान पे हमला होता है, ईरान के हमले के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये फोर्सेस ईरान की मदद के लिए जा सकती है। इसका मतलब ये है कि ये लोग एक प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी खुल के कहीं से आपने सुना नहीं होगा कि बाकी इन सब जगह कोई अंडरग्राउंड ग्रुप्स हैं काम कर रहे हैं, या वो तो फातिमियोन तो तालिबान में सरकार का हिस्सा है, क्योंकि वो बिना, अगर वो तालिबान चाहते, अगर नहीं चाहता तालिबान, तो वो देश छोड़ के लेबनान कैसे पहुंचते। तो ये मैं कह रहा हूं कि वो ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला है, और लेकिन वहां शिया सुन्नी वाली कोई बात नहीं है। वहां रेजिस्टेंस में तालिबान जो है वो अंदर से साथ है, वो ईरान साथ है इसमें। ये कई बार इशारे मिले हैं कि तालिबान के और ईरान के रिश्ते अच्छे हैं, और एक बार एक एग्रीमेंट की भी खबर आई थी कि ईरान अफगानिस्तान में चाइना तक की एक रेलवे लाइन भी बिछाने वाला है। उस किस्म की भी खबरें आ चुकी हैं। तो ये बहरहाल बहुत मुमकिन है कि हालात कुछ बेहतर हों, और अगर सऊदी अरब और ईरान ही मिल जाए तब तो मामला सारे ही हल हो जाएं। ये एक बहुत ही अहम पहलू है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई खास अगर पहलू रह गया, कोई खास बात रह गई हो जो आज बतानी जरूरी हो, तो वो आप बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ और आप बताना चाहें। नहीं, वही मैं कहता वेबसाइट के मैं अपील करना चाह रहा था, और अपने यूट्यूब चैनल के लिए कि जो वेबसाइट है वो AMARESH.co है, और जो यूट्यूब का लिंक है वो आपके उसमें डिस्क्रिप्शन में रहेगा। उसमें अमरेश मिश्रा स्पीक्स टू है, और मिश्रा में H नहीं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर बहुत बहुत शुक्रिया अमरेश मिश्रा जी, आप हमें वक्त दे देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।